क्या इदारों की पाकिस्तानी इदारों की आउटसोर्सिंग करना मुल्की मईशत को सहारा दे पाएगा और क्या ये एक दुरुस्त फैसला समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो रेगुलेटर भी है और वो एयरपोर्ट्स को रन भी करता है। दुनिया भर में अब ये जो दो फंक्शंस हैं, इन्हीं के ऑपरेशंस, एक चीज़ को चलाना और एक चीज़ को रेगुलेट करना, इसको सेपरेट कर दिया गया है। सो सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो एक रेगुलेटर का रोल प्ले करेगा, जो कि दुनिया भर में एविएशन एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ करती हैं। और जो एयरपोर्ट्स हैं वो अगेन एक साइंस है अब कि एयरपोर्ट्स में किस तरह आपने उनको हब बनाना है। हब का मतलब है वो एक हब एंड स्पूक मॉडल होता है कि किस तरह एयरलाइंस यहाँ आएंगी, यहाँ से आगे यूरोप का सफ़र होगा, ईस्ट का सफ़र होगा, किस तरह एफिशिएंसी पैदा करनी है, किस तरह जिस तरह आपको लाइन में खड़ा होना होता है उसका वक्त कम करना है, किस तरह इंश्योर करना है कि पार्किंग जो लॉट्स हैं वो बेहतर हों। सो इट्स अ होल साइंस। तो डॉक्टर साहब, क्या ये खुश आइंद बात है, क्योंकि पाकिस्तान खुद भी बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकता है इन तमाम इदारों की, फिर इनको आउटसोर्स किए जाना और फिर एक इतना बड़ा हमारा एयरपोर्ट जिसको हमने एक उठाकर एक दूसरे मुल्क को दे दिया है, क्या ये दुरुस्त तरीका है? आई थिंक ये $1 अरब के करीब बना था हमारा एयरपोर्ट। गुजारिश इस तरह से है कि दुनिया भर में आई थिंक लंदन का जो हीथ्रो है वो भी एक एक्सटर्नल प्लेयर जो है उसको रन करता है, एक मिसाल के तौर पे। सो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड स्टोरी, इट्स अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान। लेकिन डॉक्टर साहब, मईशत में बेहतरी ला पाएगा ये फैसला पाकिस्तान में? जितना आपका एयरपोर्ट जब आप उतरेंगे और खुशाइन होगा और वहाँ पे लाइंस नहीं होंगी, वहाँ पे जो सहूलत है वो बेहतर होगी, तो ना सिर्फ डोमेस्टिक आने जाने वालों को बल्कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी यही इंडिया होगा कि ये एक प्रोग्रेसिव नेशन है, ये एक मॉडर्न नेशन है और ये एक वेलकमिंग नेशन है। तो सर, ये और कितने इदारे हैं पाइपलाइन में जिनको आउटसोर्स किया जाना है, और ये भी बताइए इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। ज़रूरत तो इसलिए पेश आ रही है कि अभी भी 87 मेजर कमर्शियल अदारे जो हैं ये पाकिस्तान की स्टेट जो है वो खुद चलाती है, फेडरल गवर्नमेंट। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी अदारे हैं। आप ये सोचिए कि आज ये जो टेलीकॉम सेक्टर है, जिसमें आप मोबाइल्स हैं, जिसमें घर के टेलीफोन्स हैं, जिसमें ये बात करने की सहूलत, जो डेटा है, जिस तरह हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ये सब हुकूमत की तहवील में होता और आपको पीटीसी एक कंपनी होती और उनसे ये जाकर एक मोबाइल फ़ोन लेना होता तो आपको कितनी तकलीफ होती। सो एक कंपटीशन पैदा हुआ। सो इसी तरह एनर्जी सेक्टर आई थिंक इज़ द मोस्ट राइट टू गेट प्राइवेटाइज्ड। छोटे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये सब वो अदारे हैं जो पाकिस्तान ने, गैस कंपनीज हैं जिनको आगे बढ़ना है प्राइवेटाइजेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि आउटसोर्स करने के बाद पाकिस्तान अगर कुछ सीख पाता है उन इदारों से जिनको ये आउटसोर्स किया जा रहा है, फिर वापस ले लेना चाहिए अपनी तहवील में, या फिर ये बेहतर फैसला है आउटसोर्सिंग जिम्मेदारी को डिवाइड कर देना? इसको इस तरह सोचिए कि पाकिस्तान की फर्म्स जो हैं, अगर वो जॉइंट वेंचर करती हैं किसी टर्किश कंपनी से या किसी भी कंपनी से, और वो एक चीज़ सीख लेती हैं कि वो कैसे दुनिया में चलाई जाती है, तो वो इसको ज़रूर टेक ओवर कर सकती हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत का जो रोल है वो ऑपरेशन से निकलकर पॉलिसी साजी या रेगुलेशन तक महदूद रहे। प्राइवेट सेक्टर, एक एयरपोर्ट, लेट से आपने ट्रैवल करना है बाहर, आपको दो ऑप्शंस हैं कि आप रहते हैं किसी और शहर में, कि आप इस्लामाबाद से भी कर सकें, कराची से भी कर सकें। मैं कराची रन करता हूँ, ईशाल जो है वो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट रन करती हैं। लेट से ईशाल रन्स अ बेटर एयरपोर्ट एट इस्लामाबाद, तो जो सारी ट्रैफिक है वो इस्लामाबाद की तरफ चली जाएगी। आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और भी चीज़ है ना कि आपके बहुत सारे इदारे जो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, अगर आप किसी और के हाथ में दे देंगे तो वो सारा रेवेन्यू तो फिर बाहर जाना भी शुरू हो जाएगा। अब क्या वो नुकसान नहीं है उस तरीके से? ठीक है, आप दूसरे ममालिक को फोर्स कर रहे हैं कि वो हमारे मुल्क में आएँ और भागदौड़ संभालें, तो थोड़ा सा इसका कोई नेगेटिव पॉइंट भी है जो हम महसूस कर रहे हैं? ये आपने ठीक बात सामने रखी है। एक तो ये बात है कि रेवेन्यू एट द इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर से बेहतर इस तरह होना चाहिए कि जैसे ट्रैफिक बेहतर हो तो वहाँ अगर एक रेस्टोरेंट है तो दूसरा खुलेगा, फिर तीसरा खुलेगा, फिर चाय की दुकान खुलेगी, फिर बर्फी की दुकान खुलेगी। सो रेवेन्यू तो बेहतर होना चाहिए, ये तो एक बात है। बट वो रेवेन्यू की जो रिपैट्रिएशन अब्रॉड है, दैट इज प्रॉबेबली
समथिंग जिसको ज़रूर सोचना चाहिए। ये ईशाल बहुत अच्छी बात है। जैसे हम अभी आईपीपी से लड़ रहे हैं कि उनकी जो रेवेन्यू जनरेशन पाकिस्तान में होती है वो बाहर भी जाती है, उसको कैसे संभाला जाए और कैपेसिटी पेमेंट को कैसे संभाला जाए। डॉलर बेस्ड रिटर्न है, उसका एक इम्पैक्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे आता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसीलिए जो हमारा पहला पॉइंट था कि पाकिस्तानी कंपनीज ऐसे कामों में जिनका रेवेन्यू पाकिस्तान में ही होना है और कोई एक्सपोर्ट नहीं होना कोई चीज़, उसमें ज़्यादा अगर आएंगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट इन द शॉर्ट रन ये बात दुरुस्त है कि जो रीपैट्रिएशन ऑफ मनीज है, एक दफ़ा तो आपको किसी ने पैसे दे दिए, पर चूंकि जो एयरपोर्ट्स हैं वो लीज होते हैं, ये जो आउटसोर्सिंग का मॉडल है ये एक लीज का मॉडल है, तो वो आपको हर साल एक पेमेंट करते रहते हैं जिसका वो रेवेन्यू कमाते रहते हैं। एयरलाइन से भी, अब जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वहाँ पे जो सर्विसेज हैं, वहाँ से भी। सो ये एक ओवरऑल मॉडल है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर ओवरऑल बात की जाए महंगाई की, हम देख रहे हैं कि मुसलसल हुकूमत ये क्लेम कर रही है, वज़ीर ख़जाना ये क्लेम कर रहे हैं कि महंगाई में कमी आई है, अशारिये भी बेहतर हुए हैं, लेकिन अवाम को वो कमी महसूस क्यों नहीं हो रही, वो ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो पा रही कमी महंगाई में? क्या वाकई में कमी हुई है या सिर्फ ये आदाद शुमार की गेम है? तो एक तो उर्दू ज़बान में जब हम कहते हैं महंगाई में कमी हुई है, एक्चुअली महंगाई में कमी नहीं हुई है, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई है। सो इसलिए ये नहीं है कि चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सस्ती भी होती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, कुछ जो वीट है, कुछ फूड प्रोडक्ट सस्ती भी हुई हैं, पर असल में जो बात है वो ऐसे है कि 29% कीमतें बढ़ी 2023 में, 2024 में बढ़ी ये तकरीबन 24% ऑन दी एवरेज। अब जब हम 2025 में आए हैं मालियाती साल में, तो जो कीमतों के बढ़ने की शरह है वो बहुत सी वजूहात से अब सिंगल डिजिट में आ गई है। सो अगर आपका टमाटर 100 से 130 रुपए होना था इस साल, अगर 30% कीमतें बढ़ती तो उसकी कीमत 110 रुपए होगी बाय द एंड ऑन द एवरेज। ये कहने सो आपकी कीमतें अब भी बढ़ेंगी, पर कीमतों के बढ़ने की रफ्तार या शरह जो है उसमें खातिर खा कमी आ गई है। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज़ है ना, जब हम ये कहते हैं कि अगर महंगाई की शरह बढ़ने में भी कमी आई है, उसकी रफ्तार जो है स्लो हुई है, उस तरह से कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, उस तरह से महंगाई चले नहीं बढ़ रही है, तो कुव्वत खरीद तो आवाम की फिर भी वही है, कुव्वत खरीद नहीं बढ़ पा रही है उनकी, वो वही चीज़ें खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वो किस तरह से बेहतर की जा सकती है? आवाम के वो वसाइल किस तरह से बढ़ाए जा सकते हैं कि वो खरीद तो सकें एटलीस्ट, इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। असल रिलीफ जो है वो ऐसे होती है कि आप नौकरियां, अपॉर्चुनिटीज़, मौके क्रिएट करें मुल्क में, और वो शराय नमू, यानी कि जब तक हमारी इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर में आईटी हो या आईटी रिलेटेड सर्विसेज हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की हो, उसके लिए जो आपने मौजू एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है मुल्क में। और जो दूसरी बात सबसे बढ़ के एफडीआई, यानी कि बाहर से आपने एफडीआई लाने की कोशिश करनी है। आज भी अगर आप देखें तो एक सऊदी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में है और कहते हैं कि तकरीबन 32 कंपनीज आई हुई हैं। लेट्स होप कि उनके साथ ये जो $2 बिलियन के एमओयूज की गुफ्तगू हो रही है, इससे आगे बढ़ के इस पर अमल दरामद भी हो सके।